हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिया है, ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने अभी तक जो पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना, जो हमने सीखा है अभी तक पिछले लेक्चर में, और सेल पोटेंशियल, वो एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन पे सीखा है, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। ठीक है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो। लेकिन अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, एट एनी गिवन कंसंट्रेशन और एट एनी गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी हमने सीखा है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, और क्या सीखा है? सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, लेकिन ये सब हमने सीखा है कब? एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जब कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या थी? यूनिटी थी। ठीक है, 1 मोलर। ठीक है, टेम्परेचर क्या था हमारा? 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था हमारा। ठीक है, प्रेशर था हमारा 1 atm। जनरली ये वैरी नहीं करता है, जब भी सेल में या सेल रिप्रेजेंटेशन में गैसेस आएंगे, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने यूज किया था पिछले क्लास में एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमने ले रखा था और मैंने इधर कॉर्नर पे हमेशा लिखते जा रहा था प्रेशर 1 atm। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एट फिक्स कंडीशंस पे। ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ना नर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। हाँ, नर्स्ट इक्वेशन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बट एट गिवन कंसंट्रेशन पे, एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब ये इक्वेशन में दिया रहेगा कंसंट्रेशन की वैल्यू। ठीक है, हम यहां पे भी कैलकुलेट करना सीखेंगे क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और फिर सेल पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, यहां पे क्या था कि कंसंट्रेशन दिया हुआ था, फिक्स था कंसंट्रेशन, हर एक इलेक्ट्रोड को इसी कंसंट्रेशन पे, इसी टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन पे उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाल करके, जिसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसको हमने 0 मान लिया था। ठीक है, और उसके रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के वे में अरेंज किया गया था, जिससे क्या बना था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, लेकिन अब यहां पे हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे वो एट गिवन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन पे हम यहां पे इसे कैलकुलेट करेंगे। टेम्परेचर भी ये यहां पे तो टेम्परेचर फिक्स था 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां पे टेम्परेचर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में पहले हम ये 2 चीजें सीखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। ठीक है, और इसके बाद हम यहां पे निकालना सीखेंगे क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे हम यहां पे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन को। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो अभी तक हम पिछले गैलोनिक सेल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समझने के लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल ले तो ज्यादा अच्छा है, फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या था? एनोड था गैलोनिक सेल में। क्या था? एनोड था, जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, दूसरी तरफ क्या था? कैथोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है यहां पे? ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोड का नाम और उस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है ये जरूर याद रखना, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो वहां पे बड़ा काम आता है ये। कैथोड पे क्या हो रहा था? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। ये क्या है? एक्वस। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है?
इक्वस है ये, ठीक। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसे हमने डिनोट किया था E Zn 2 प्लस से, और इसका जो था उसे डिनोट किया था हमने E Cu2 प्लस Cu से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था इसका, जिसे हमने डिनोट किया था, राइट। अब फाइनल सेल पोटेंशियल, जो फाइनल सेल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस इक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस इक्वस, ठीक है। और ये तो था हमारा इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ये अब क्या बन गया, हमारा फाइनल सेल बन गया, ठीक है। ये क्या हमारा फाइनल सेल, और इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है उसे हमने डिनोट किया था। अच्छा हाँ, ये सब जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो हम इसे डिनोट करेंगे नॉट से, ठीक है। अब यहां पे हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे और एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करना है, तो जो यूनिट कंसंट्रेशन वाला जो वैल्यू है उसे हम नॉट से यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है, ई नॉट। और जो फाइनल सेल का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, सेल पोटेंशियल, वो ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल क्या होता है, इन दोनों को समीशन, इन दोनों के समीशन के बराबर होता है, उस पर हम आएंगे बाद में। पहले हम, ये तो हमारा हो गया क्या, सेल रिएक्शन, ठीक है, ये सेल रिएक्शन है। अब हम यहां पे लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, पहले लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया है क्या होता है। बीच में पहले सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, आयंस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, गैसेस, और यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड। बीच में फेज चेंज, ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये जो लाइन है ये क्या है, दिखा रहा है फेज चेंज, ठीक है। सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप अगर नहीं किए तो पिछले लेक्चर को जाकर जरूर देखें, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्या होता है, सॉलिड, गैस और इक्वस मीडियम। इधर भी इक्वस मीडियम या आयंस, फेज चेंज, यहां पे क्या होता है, गैस, फिर इधर सॉलिड, ठीक है, इधर सॉलिड। इसमें क्या क्या है, सॉलिड है, इक्वस है, गैसेस नहीं है, तो उसे हम यहां पे नहीं लिखेंगे। क्या होगा, जिंक सॉलिड, जिंक 2 प्लस इक्वस सॉल्ट ब्रिज, और क्या हो रहा है, Cu2 प्लस इक्वस और Cu सॉलिड। ये क्या है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं सेल पोटेंशियल पे, ठीक है, सेल पोटेंशियल पे आते हैं। क्या था, E नॉट सेल, सेल का स्टैंडर्ड एट यूनिटी कंसंट्रेशन पे जो पोटेंशियल होगा पूरे सेल का, वो था ये सेल। क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्स पोटेंशियल, Cu2 प्लस Cu, ठीक है, नॉट प्लस E Zn2 प्लस नॉट, ठीक। अब पिछले क्लास में हमने बताया था, या फिर बुक में आप अगर पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का जो इक्वेशन है वो वहां पे आपको मिलेगा, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन जब भी सेल पोटेंशियल को ये एक्सप्रेस किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के समीशन में, तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ये स्टैंडर्ड माना जाता है, बुक्स में भी रिडक्शन पोटेंशियल का यूज किया जाता है। ये क्या हमारा रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है एट कैथोड, ठीक है। ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एट एनोड, ठीक। बट सेल पोटेंशियल को जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो स्टैंडर्ड ये माना गया कि ये सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस ऑक्सीडेशन वाले को भी हम अब रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, ई सेल, ये तो रिडक्शन में ही है, Cu2 प्लस Cu नॉट,
माइनस, बस ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन में कन्वर्ट करना है माइनस साइन लगा देना है बस, ठीक है। ये क्या हो गया, Zn2 प्लस से Zn में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि अगर हम सेल पोटेंशियल लिखना चाहें तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है। ये क्या हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैसे हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ई सेल, ठीक है। ये निगेटिव साइन आपको परेशान करेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो फाइनल सेल पोटेंशियल है ना वो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन ही होता है, बट हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में चीजें नहीं यूज करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में यूज करना है। तो ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, एनोड पे, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको भी हम रिडक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, बट हमें इसे भी रिडक्शन के टर्म में यूज करना है। रिडक्शन में कैसे यूज करेंगे, Zn2 प्लस से Zn, ठीक है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ये क्या था हमारा एट यूनिट कंसंट्रेशन पे, ठीक है, एट यूनिट कंसंट्रेशन पे। लेकिन अब हमें लिखना है इसकी वैल्यू जो हमें लिखनी है वो लिखनी है किस पे, एट एनी कंसंट्रेशन पे। एट एनी कंसंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है, अभी आगे यूज होगा, ठीक है। तो एक मैं जनरल इक्वेशन लेता हूं, कोई एक मेटल है M जिसके ऊपर N प्लस चार्ज है, ये N इलेक्ट्रॉन ले रहा है और रिड्यूस हो जा रहा है। देखो यहां पे भी मैंने एग्जांपल जो लिया है वो रिडक्शन वाला ही लिया है, ऑक्सीडेशन वाला नहीं लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म ही ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसका जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो होगा, वो क्या होगा, Mn N प्लस और Mn, ठीक है। ये क्या है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, एट यूनिट कंसंट्रेशन पे। बट अगर हमें एट एनी कंसंट्रेशन पे अगर यदि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर चाहिए तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगा ई सेल। ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं वो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ इक्वेशंस हमें थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कि इक्वेशन आ कहां से रहा है, ठीक है। तो एट एनी कंसंट्रेशन पे, यहां पे मैं नोट नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी दिए गए कंसंट्रेशन पे ये वैल्यू है, ठीक, इज इक्वल टू ई सेल, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम लिख रहे हैं ना, Mn N प्लस से Mn में जा रहा है, ठीक, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, Mn N प्लस से Mn माइनस RT डिवाइडेड बाई N F Ln, ये क्या है, लॉग है Ln विद बेस E एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हाँ, अब यहां पे जो Ln के साथ यहां जो होता है ना, ये होता है क्या, Q, रिएक्शन कोएफिशिएंट इसे कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे अब कैलकुलेट करना है। रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या है हमारा Mn, ये सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है हमारा Mn N प्लस, इसकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हम यहां पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे जो Mn है ना वो रिड्यूस होने के बाद टू N इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, सपोज ये लिक्विड है, इसमें हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस NaCl को डिसॉल्व किया, ठीक है, तो इस सॉलिड में इस लिक्विड सॉल्यूशन में
इस सॉलिड सब्सटेंस का क्या अमाउंट है, इसे रिप्रेजेंट हम करते हैं किससे, कंसंट्रेशन से। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू तब डिफाइन होगी जब ये सॉलिड सब्सटेंस इस लिक्विड में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं बचेगा। जैसे NaCl के पार्टिकल्स हमने इसमें डाले और ये इसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तब तो इसका कंसंट्रेशन का टर्म, इस NaCl का कंसंट्रेशन का टर्म हम डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसमें डाला और ये आकर के नीचे जमा हो गया और ये सॉलिड का सॉलिड फॉर्म में ही रह गया, तो इस NaCl का जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी इस सॉल्यूशन में, उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, NaCl की जो वैल्यू होगी वो होगा 1। कब, जब ये डिसॉल्व ना हो, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, जब ये सॉलिड का सॉलिड में ही रह जाए, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक, तो यहां पे Mn ये तो एक्वस मीडियम में है, ठीक है, ये तो डिसॉल्व हो गया आसानी से, बट ये जो है वो सॉलिड स्टेट में डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, 1, ठीक है, ठीक है, जब भी यहां पे सॉलिड रहेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, याद रखना इसे, MnN प्लस। यस, इस रिएक्शन क्वेश्चन का जो वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या था, सॉलिड थे, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 लेंगे और ये है हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसमें हम अब रख देते हैं इस वैल्यू को, ठीक है, E MnN प्लस से Mn में जाएगा, MnN प्लस से Mn नॉट माइनस RT डिवाइडेड बाई NF, ठीक है, Ln रिएक्शन कोएफिशिएंट Q की क्या वैल्यू आई थी अभी पीछे हमने लिख रखा है, ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख रहा हूं मैं, 1/MnN प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट यूनिट कंसंट्रेशन पे, लेकिन ये वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एट एनी कंसंट्रेशन पे, एट एनी टेम्परेचर पे। हम कंसंट्रेशन यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू मिल जाएगा, और टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यहां से हमें वो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं, जैसे R, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन में, ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या यहां पे यूज करनी है, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। दूसरा वैल्यू होता है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है T, ये क्या है हमारा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, यहां पे हमें टेम्परेचर केल्विन में लेनी है, ठीक। तीसरा क्या है, N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। इसमें देखो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है ना, इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने इन रिएक्शन, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, F, ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें यहां पे यूज करनी है 96487, ठीक है, कूलम पर मोल, ठीक। अब देखो यहां पे ये जो है पूरा वैल्यू, ठीक है, ये कांस्टेंट है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, T टेम्परेचर जनरली जो ये एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे ही किया जाता है, 298 केल्विन टेम्परेचर रहता है, F की वैल्यू भी फिक्स है, तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 0.059 वोल्ट, ठीक है। इसे हम डायरेक्टली याद रखेंगे, क्योंकि जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना तो वहां पे काफी हेल्प मिलेगा हमें। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई N, कितने नंबर उसमें इन्वॉल्व हैं, Ln 1/m N प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा, सॉरी ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, E नॉट MN प्लस से MN में जा रहा है, ठीक है, E नॉट
Mn प्लस से Mn में जा रहा है। ठीक, यह तो समझ में आया। अब हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू आया है एट एनी कंसंट्रेशन पे, इसका यूज करके हम फाइनल, अभी तो यहां ये नोट नहीं होगा यार, यहां पे जो है वो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है एट एनी कंसंट्रेशन पे। अब हमें फाइनली पूरे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम एग्जांपल लेंगे वही पीछे वाला। एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड से जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्या था, कैथोड। ठीक है, कॉपर, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पे रिडक्शन, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड। ठीक है, फाइनल सेल रिएक्शन Cu2+ Cu सॉलिड प्लस Zn2+। ठीक, समझ में आया यहां तक। अब देखो यहां पे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस पहले वाले ऑक्सीडेशन वाले का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा एट एनी कंसंट्रेशन पे, वो क्या होगा, इस इक्वेशन से लिखते हैं। ठीक है, Zn2+ से Zn में जा रहा है। ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन पे E0 Zn2+ से Zn में जा रहा है, -0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई n ln ये ln है, ये लॉगरिथम की वैल्यू पे रखनी है। ठीक है, ln के बाद कंसंट्रेशन की टर्म देखो, हम यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल को लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा, जिंक, याद रखना, प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा यहां पे, जिंक। ठीक है, Zn सॉलिड डिवाइडेड बाई Zn2+। ठीक, और वैसे ही अगर इसका हम ये यहां पे डिफाइन करना चाहें, Cu2+ से Cu क्या हो जाएगा, E0 Zn, ठीक है, सॉरी Cu2+ Cu -0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई n ln। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, Cu सॉलिड डिवाइडेड बाई Cu2+। ठीक, अब इस सेल का जो फाइनल सेल पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो सेल पोटेंशियल होगा एट एनी कंसंट्रेशन पे, वो क्या होगा, वो होगा से ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर का Cu2+ से Cu एट एनी टेम्परेचर पे, हम नॉट वाला यहां पे नहीं लिख रहे हैं, प्लस Zn से Zn2+। ठीक है, Zn से Zn2+। अब अगर Zn2+ से Zn में लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा। अभी मैं उसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। ठीक, क्या है, ये फाइनल सेल का पोटेंशियल आया, ये फाइनल सेल का पोटेंशियल आया एट गिवन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन Cu प्लस Zn से Zn2+। हमें रिडक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करना है सारे पोटेंशियल्स को। यहां पे तो रिडक्शन हो रहा है, Cu Zn2+ से Zn। ठीक, Zn देखो यहां पे क्या आया है, Zn का E0 Zn+ से Zn -0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई n ln जिंक सॉलिड डिवाइडेड बाई Zn2+। ठीक है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या आई थी, पीछे स्लाइड से भी देख लेना, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या आया था, Cu2+ से Cu0 -0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई n
ln, ये सारा सारा रूम टेम्परेचर पे हो रहा है 298 केल्विन पे, ये याद रखना। ln क्या हुआ था, Cu सॉलिड डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस एक्वस माइनस, ठीक है, माइनस याद रखना, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे अभी पीछे लिख रखा है, ठीक है, ये यहां से पुट करना उसमें, ठीक। क्या होगा, माइनस ई नॉट Zn 2 प्लस से Zn माइनस माइनस प्लस, यहां पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ln Zn सॉलिड डिवाइडेड बाई Zn 2 प्लस, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसको, इन दोनों को अगर हम साथ ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम साथ ले लें तो क्या होगा, ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, माइनस अगर कॉमन यहां से बाहर ले ले तो क्या होगा, ये 0. रुक जाओ, इसे माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई एन, ये पूरा हम कॉमन बाहर लेते क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया इसे, ठीक है, प्लस 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई एन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ln Cu, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक, ln 1 बाई Cu2 प्लस, ठीक है, और यहां से जब माइनस लेंगे तो यहां प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ln 1 बाई Zn2 प्लस। अब लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, अगर बीच में माइनस रहता है तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अगर बीच में यहां पे माइनस है तो ये जो है ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे आपस में, ठीक है, ठीक, उसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी लिखूंगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं पहले, ये क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड यूनिट कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का और जिंक का, ठीक है, तो ये फाइनल मिलकर के क्या बन जाएगा, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड यूनिट कंसंट्रेशन पे, ठीक है, माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई एन, ठीक, एन ln, ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, क्या होगा 1 बाई Cu2 प्लस डिवाइडेड बाई 1 बाई Zn2 प्लस, ठीक है, बीच में माइनस है तो लॉग ये ln के जो ब्रैकेट में है वो क्या होगा, उसका डिवीजन होगा। अब इन दोनों को अगर सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, ठीक है, क्या होगा यहां पे Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, ठीक, ये क्या आ गया हमारा, सेल पोटेंशियल एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे, ये क्या है हमारा, सेल पोटेंशियल एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे, ठीक है, ठीक, देखो यहां पे क्या है, Cu2 प्लस से Cu माइनस Zn2 प्लस से Zn, क्या था हमारा, सेल पोटेंशियल एट यूनिट कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, यहां पे भी वही आया है, ठीक है, Cu2 प्लस से Cu, Zn2 प्लस से Zn, सेल पोटेंशियल, और फिर इसे जब सॉल्व करोगे ये यहां पे आ गया, और इन दोनों को जब सॉल्व करोगे इन दोनों को तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमारा सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, यहां पे तो काफी सिंपल था जो अभी तक हमने पढ़ाते आया, जो अभी तक हमने बताते आया है, अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, हमने यहां पे इस बार निकिल लिया है, निकिल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसके साथ हम दूसरा जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, सिंगल प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो निकिल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, सिल्वर 1 ही इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसको
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag सॉलिड। ठीक, अब हम फाइनल सेल रिएक्शन लिखते हैं। ये यहां पे क्या हो रहा था, कैथोड था, ये कैथोड था, रिडक्शन हो रहा था। फाइनल सेल रिएक्शन में क्या होगा, Ni प्लस 2Ag प्लस कन्वर्टेड ये Ni2 प्लस, ठीक है, Ni2 प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक, यहां तक क्लियर है? ठीक, अब देखो इसका अगर हम इस सेल रिएक्शन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, E नॉट सेल, ठीक है। और रिएक्शन क्वोशेंट अगर हम लिखना चाहे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है, निकल 2 प्लस है और सिल्वर चूंकि सॉलिड है, ठीक है, सिल्वर अगर सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा 1, इसका कंसंट्रेशन हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्या होगा Ni2 प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सिल्वर और निकिल, ये यहां पे सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1, और सिल्वर के कंसंट्रेशन की वैल्यू हम यहां पे डिनोट करेंगे Ag प्लस, और इस सिल्वर का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कितना है 2, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में ही, ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन में इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है उसमें, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये पढ़े होंगे कि कैसे रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखा जाता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट में जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको हम पावर में ले जाते हैं, तो RQ की वैल्यू ये मिल गई। अब इस सेल का अगर यदि हम सेल पोटेंशियल अगर लिखना चाहे एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे तो वो क्या होगा, E सेल इज इक्वल टू E सेल E नॉट सेल एट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई N ln RQ की वैल्यू क्या है Ni2 प्लस, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा Ag प्लस 2, ठीक है, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड का जो वैलेंसी है वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे निकल का वैलेंसी 2 है, यहाँ पे सिल्वर का वैलेंसी 1 है, तो उस केस में जो रिएक्टेंट वाला ये जो कंसंट्रेशन का टर्म है उसके पावर में जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो पावर में चला जाता है, ठीक है। तो एक हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन लेते हैं और इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं, ठीक है, वहां पे कि सपोज A प्लस B मिला करके क्या बन रहा है C प्लस D। देखो यहां पे जो हम RQ की वैल्यू लिख रहे हैं ना वो ये ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ से नहीं लिख रहे हैं, RQ की जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो फाइनली जो सेल रिएक्शन है, ठीक है, सेल रिएक्शन है, हम वहां से वो RQ की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो सपोज कि दो रिएक्शन जा रहे हैं, क्या है ये A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, और A का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है स्मॉल a, इसका क्या है स्मॉल b, इसका क्या है स्मॉल c, और इसका क्या है स्मॉल d। ठीक, ये एक सेल है, इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा E नॉट सेल। अब इस सेल का सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन पे अगर हम लिखना चाहे, ठीक है, तो क्या होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई n। याद रखना ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं ये एट टेम्परेचर 298 केल्विन पे है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हुई, ठीक है, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा RT/N/F, ठीक है, R क्या है, T क्या है, N क्या है, F है क्या है, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक, अब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है C, तो ये पावर में C आ जाएगा, D का कंसंट्रेशन का पावर D डिवाइडेड बाय A का कंसंट्रेशन क्या है, A का कंसंट्रेशन स्मॉल a और B का कंसंट्रेशन इसका क्या है पावर स्मॉल d। इसे हम यहां पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा C का कंसंट्रेशन पावर C और D ये
डी का क्या हो जाएगा डी, और ए का क्या हो जाएगा ए, और बी का क्या हो जाएगा बी। ठीक, अब अगर इस जनरल इक्वेशन में पिछले दो सेल का अगर हम सेल पोटेंशियल को अगर हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करें तो यहां से आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसको क्या मान ले ए, इसको अगर हम बी मान ले, इसको सी मान ले और इसको डी मान ले, ठीक है, इसको डी मान ले, तो क्या होगा सी का कंसंट्रेशन, चूंकि सी सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, डी क्या है हमारा एक्वस है जिसकी कंसंट्रेशन होगी और इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है 1, तो डी का पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, डी का पावर क्या हो जाएगा 1। देखो डी में क्या था जिंक 2 प्लस पावर 1। ठीक, सी जो है इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से सी की वैल्यू हट जाएगी। ठीक, हाँ ए क्या है हमारा सॉलिड है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1, बी क्या है हमारा एक्वस, ठीक है, और इसकी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है 1, पावर कितने में चला जाएगा बी का कंसंट्रेशन, बी का पावर 1, ठीक है, सी का पावर 1। ठीक, देख लेना वो जो जनरल इक्वेशन मैंने लास्ट में लिखा है उसे याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इसमें देखो अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी और इसको डी, ठीक है, ऊपर सी का कंसंट्रेशन क्या है ये एक्वस मीडियम में और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो निकेल का कंसंट्रेशन का पावर 1 हो जाएगा, पावर 1। सिल्वर सॉलिड स्टेट में है, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1। इधर निकिल क्या है हमारा सॉलिड स्टेट में है, कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 होगी, और ये सिल्वर क्या है सिल्वर इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी कंसंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगा, पावर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे निकिल का आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पे सिल्वर आएगा ऊपर में, ये सिल्वर जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ाया है नस्ट इक्वेशन उससे रिलेटेड। अब करना क्या है, एक इस जो ये सेल रिएक्शन जो दे रखा है, ये जो सेल रिएक्शन दे रखा है, इस सेल रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, और इसमें से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है, आपको सेल पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करना है। देखो कंसंट्रेशन की वैल्यू यहां पे दे रखी है, मैग्नीशियम सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, Ag2 प्लस एक्वस है इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वस है इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, सिल्वर सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे होगा, पहले बीच में साल्ट ब्रिज, ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन में देख करके ये बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपने से बताना और कॉपी पे लिखना उसे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नेगेटिव चार्ज अगर दूर हटेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है यहां पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले Mg सॉलिड, ठीक है, गैसियस इलेक्ट्रोड यहां पे कुछ यूज हुआ नहीं है तो यहां पे अब क्या आ जाएगा सीधा मैग्नीशियम एक्वस। ठीक है, और जनरली जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी में कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई रहती है। ठीक है, तो यहां पे U13 मोलर हो जाएगा। ठीक, इधर क्या होगा Ag प्लस, ठीक है, एक्वस, कंसंट्रेशन कितना है 0.0001 मोलर। ठीक है, फेज चेंज, एंड इधर क्या है हमारा Ag सॉलिड। ठीक, ये हो गया हमारा इस सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसका हमें कैलकुलेट क्या करना है, ई सेल एट गिवन कंसंट्रेशन पे। ई सेल कैलकुलेट करने से पहले इसका इक्वेशन क्या होगा वो लिखना पड़ेगा। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल, पहले ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln। ये ln क्या है पता है, लॉग है, लॉग बेस E। LOG जो लिखा हुआ आपको मिलता है बहुत जगह पे LOG, इसका मतलब होता है कि इसका बेस 10 है। ठीक है, लेकिन अगर यदि लॉग बेस E रहा तो इसको सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है ln से।
ठीक है, याद रखना। इसका मतलब है कि लॉग है, बेस में क्या है यहाँ पे ई, एक्सपोनेंशियल ई है। ई की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, उसे देख लेना। ठीक, तो ln, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सिल्वर सॉलिड है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, मैग्नीशियम क्या है एक्वस, इसका कंसंट्रेशन की यहाँ पे टर्म लिखेंगे Mg2+, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है 1 पावर 1 डिवाइडेड बाई, इधर आते हैं मैग्नीशियम क्या है सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1, सिल्वर क्या है यहाँ पे एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पे Ag प्लस एक्वस, सिल्वर के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखोगे कितनी है 2, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना दे रखा था 3.17 वोल्ट माइनस आरटी, देखो ई नॉट की वैल्यू 3.17 वोल्ट दे रखा था। इधर आते हैं आरटी डिवाइडेड बाई वी, अगर मैं कह दूं ये टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है, ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है तो ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी आरटी बाई एफ की वैल्यू जो है वो क्या होगा हमारा 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट यहाँ पे कितने बैलेंस्ड इक्वेशन में तो 2 सिल्वर हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में वो कितना होगा 2, ठीक है, Ln। ठीक, यहां पे देखो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.13 मोलर, 0.13 मोलर डिवाइडेड बाई, यहां पे देखो सिल्वर के कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0001 मोलर, ठीक है, 0.0001 मोलर, और इसकी पावर क्या है 2, ठीक है। इसे अपने से कैलकुलेटर से सॉल्व करना, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वो कितना होगा 3.17 वोल्ट माइनस 0.21 वोल्ट, 21 वोल्ट, ठीक है, 6 and 9 इसकी वैल्यू यहाँ पे, हाँ 926 वोल्ट, ठीक है। देखो अब यहां से मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो रिएक्शन सेल रिएक्शन था मैग्नीशियम और सिल्वर के बीच का जो सेल रिएक्शन था, इसका एट यूनिट कंसंट्रेशन पे जो सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू थी वो कितना था 3.17 वोल्ट, ठीक है, 3.17 वोल्ट। लेकिन जैसे ही हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया, ठीक है, जैसे ही हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू को चेंज किया, इसका जो फाइनल सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, ठीक है। देखो यहां पे कितना है, घट गया ना, पहले कितना था 3.17 वोल्ट। अब अगर यदि यहीं पे कंसंट्रेशन की जगह पे हर एक कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू अगर हम 111 पुट कर दे तो क्या होगा, उसे हम चेक कर लेते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम हम 1 ले लेंगे, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर इसे भी हम कितना ले लेंगे 1, इसकी स्क्वायर 1/1 कितना हो गया 1। अब देखो Ln 1 की वैल्यू क्या होगी, Ln 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना इसे खुद से, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब अगर यदि इस पूरे टर्म की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये पूरा अपने आप में 0 हो जाएगा, और फाइनल जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 1.73, मतलब कि एट यूनिट कंसंट्रेशन पे जो सेल की जो पोटेंशियल है वो कितना है 3.17 वोल्ट। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। अभी एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, इससे पहले हमें 2 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हमें यहां पे पढ़ने हैं। हाँ, यहां पे जो अभी रिएक्शन हो रहा था, क्या हो रहा था, ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले Zn2++2 ये Cu, ठीक है, और Zn2++Cu, ठीक है, ये सेल रिएक्शन था, ठीक, ये सेल रिएक्शन था। अब इसकी जो सेल पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल
माइनस RT डिवाइडेड बाई NF/ln। कंसंट्रेशन इसका तो होगा नहीं, Zn2 प्लस, चलो अच्छा इसको यहाँ पे मैं रिएक्शन क्वोशिएंट Q रहने देता हूँ, ठीक है, ये रिएक्शन क्वोशिएंट है, ठीक। अब अगर यदि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहें तो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम कब कहेंगे कि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है? क्या हम इसे कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है? नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये जब बराबर होता है तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में, और उसे हम डिनोट करते हैं किससे? इक्वल एरो से। ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अगर यदि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो सेल की पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, नहीं समझ में आया? अगर यदि सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे दो कंटेनर में, जो हमने गैल्वेनिक सेल में बता रखा था, ठीक है, ठीक है, दो कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड डिप कर रखे हैं, इसको अभी कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होगा और ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब इनिशियली हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। और इस टाइम पे यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू इसका यहां पे हमें मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, ये रिएक्शन होते जा रहा है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो फाइनल सेल पोटेंशियल था वो 0 हो जाएगा, मतलब कि ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है उतना ही ये इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन आ रहा है, मतलब ये अब इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया, ठीक है। जब भी इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा तो जो सेल पोटेंशियल है फाइनल, नॉट स्टैंडर्ड वाला की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम कर रहे हैं ये एट एनी कंसंट्रेशन पे जो सेल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे 0। और इस केस में E नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाई NF/ln। ये जो अब रिएक्शन क्वोशिएंट हम लिख रहे थे, अब ये क्या बन जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। आपने ये पढ़ा ही होगा क्लास 11th में, ठीक है, Kc, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? दो कंटेनर में हमने जिंक और कॉपर ले रखे थे, इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट किया। इस सेल की वैल्यू हमें कुछ मिलेगी। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही ये इस सेल की वैल्यू 0 हुई, उस टाइम पे जो ये कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसे हम सेपरेट करेंगे, क्या होगा? RT डिवाइडेड बाई NF/ln Kc, ठीक, इज इक्वल टू E नॉट C, ठीक है। इन सब को इधर ले जाते हैं, ठीक है। ln Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NF बाई RT, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर पे हम अगर सारा वैल्यू पुट करना चाहे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.059 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? ये n उधर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ n E नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059 वोल्ट। ये कब है? एट टेम्परेचर 298 केल्विन पे, ठीक है। अब देखो ये जो लॉग की वैल्यू है, इसका बेस क्या है? E। यहां से अगर हम Kc की वैल्यू निकालना चाहे तो E टू द पावर n E नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.59 वोल्ट होगा, ठीक है। लेकिन इस ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करना चाहे, बेस E को बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2.30
3 मल्टीप्लाई कर देना है ln, ये ln से अब ये क्या बन जाएगा log बेस 10, ठीक है। के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059 वोल्ट, ठीक है। अब अगर इसको हम फाइनल सोल्व करना चाहे यहां पे तो क्या होगा 2.303 log बेस 10 के सी इज इक्वल टू क्या हो रहा था एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा log बेस 10 के सी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे अब एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.059, और यहां से के सी की वैल्यू अगर निकाले तो 10 टू द पावर ये पूरा आ जाएगा एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.059, ठीक है। अब इसमें अगर हम जो अभी एग्जांपल ले रखे थे, हाँ, कॉपर और जिंक का, तो इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट करवाया है। ई नॉट सेल जो है वो क्या होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। 1.1 वोल्ट, अगर यदि यहां पे 1.1 वोल्ट रखे और एन की वैल्यू क्या होगी 2, तो जो केसी की जो वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड वैल्यू वो 2 इंटू 10 टू द पावर 37, ठीक है, इंटू 37 वैल्यू मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जरा सा, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ वैल्यू, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं कि यही वैल्यू होती है, बट हाँ इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है और उसका ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक क्या है, रिलेशंस, ये रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी, ठीक है। ये क्या था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है निगेटिव, क्योंकि क्या होता है गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अब कहोगे ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां इसका डेरिवेशन आसानी से पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। यहां पे हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन में यहां पे जाऊंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी नॉट, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। यहां पे एन क्या है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, ई क्या है सेल पोटेंशियल, ठीक। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है एट, ये क्या है एट एनी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डेल्टा जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ये इसका दूसरा फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। अब देखो डेल्टा जी एट एनी कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा इसका माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये एट यूनिट कंसंट्रेशन पे है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा, और एक एट एनी कंसंट्रेशन पे, एनी कंसंट्रेशन पे प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक। अब यहां से इसको उधर डिवाइड कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल माइनस आर टी बटा एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, और यहीं से नस्ट इक्वेशन को यहीं से आगे डिराइव किया गया, ठीक है। तो यहां तक तो हुआ नस्ट इक्वेशन और इससे रिलेटेड सारे एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसे आप लोग प्लीज करेक्ट कर लेना, ठीक है। जब मैं आपको ये बता रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस आर टी एन एफ डिवाइड बाय एन एफ एंड एल एन क्यू, ठीक है। जब हम इसका वैल्यू जब पुट कर रहे थे आर टी बाई एफ का, ठीक है, तो ये एल एन जो है ना वो भी नेचुरल लॉग एल एन जो है वो लॉग
बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे यहां पे तो इक्वेशन ठीक है, लेकिन इसके बाद जो मैंने यहां पे वैल्यू पुट किया ना, RT/F इज इक्वल टू 0.059159 वोल्ट, ये ln जो है ना वो भी हमारा लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जैसे यहां पे मैंने इक्वेशन को जो लिखा है, ठीक, 0.059 जो ln है ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आगे जो है यस, यहां पे आप अगर देखेंगे तो ये जो 0.059 वोल्ट ln जो है बेस E की जगह पे ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना और इसे जरा सा आप करेक्ट कर लेना। ठीक, आगे भी हाँ, यहां पे भी जो ln है ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे वैसे वो ln जो है वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो नेचुरल लॉग नहीं रहेगा, वो लॉग बेस E नहीं रहेगा, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहां पे देखो जो ln है ना, ये ln यहां पे बेस जो है इस लॉग का वो E है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ये RT/F का वैल्यू 0.059 पुट करते हैं, जहां पे टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है, ये लॉग बेस E जो है, नेचुरल लॉग जो है वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेना एक बार। ठीक है, अब जैसे देखो यहां पे मैंने ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे जो मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ln है ये ऑलरेडी ln नहीं, ये लॉग बेस 10 है। ठीक है, तो यहां पे जो ये 2.303 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को याद रखना। ठीक, यहां पे जो ये 2.303 है इसे हटा देना, उसकी आवश्यकता यहां पे नहीं पड़ेगी, वो बेस 10 में ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये बेसिक करेक्शन करने थे। ठीक है, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। ठीक है, उससे अभी तक जो हमने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल, पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, आज नस्ट इक्वेशन पढ़ा हमने, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, वो सारा वैल्यू इसमें कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में, और सारा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़े और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैंने सारा चीज पढ़ा दिया यहां तक, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखे कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अब देने जा रहा हूं। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन में दिया क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe3+ से Fe2+, क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, Fe3+ का। ठीक है, किसका है, Fe3+ का। ठीक, और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये क्या दे रखा है, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। ठीक है, Ag+ से Ag में। ठीक, हमें निकालना है, हमें सेल रिएक्शन कैसे, क्या होगा इसका, सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन और E0 सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिलने के बाद हमें सेल पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन पे जो सेल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, डेल्टा जी की वैल्यू निकाल ली और फिर डेल्टा G0 की वैल्यू निकालनी। अभी तक हमने जितना बताया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम पहले इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन, फिर यहां से ये सेल पोटेंशियल मिल जाएगा एट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, फिर गिवन कंसंट्रेशन पे ये निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बाद ये डेल्टा जी एंड डेल्टा G0। ठीक है, सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो क्या होगा, सेल रिएक्शन लिखने का होगा। ठीक है, तो अब सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। अगर ये हमें मालूम होगा तो हम आसानी से इसका सेल रिएक्शन लिख पाएंगे। ठीक है, तो कैसे हम जानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि दिया गया जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो किस टर्म में दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन के टर्म में या रिडक्शन के टर्म में। हमें जिस भी टर्म में दिया हो हमें पहले उसको रिडक्शन के टर्म में लेकर के जाना है। ठीक है, यहां पे जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी रिडक्शन के टर्म में ही दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें ज्यादा इसमें परेशानी नहीं करनी है। अगर ऑक्सीडेशन में दिया रहता तो हमको उसे रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता, कैसे करते, बस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, बट यहां पे ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है।
ठीक है, तो जब यहां रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्या है, E0 Fe3+ से Fe2+, ठीक है। इसी रिडक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3+ से 2+ में जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो उसे जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.77 वोल्ट, ठीक है, 0.77 वोल्ट। और दूसरा जो रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का है वो क्या दे रखा है, E0 Ag+ से Ag, कितना है ये, 0.8 वोल्ट, ठीक है। अब जब हम रिडक्शन पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का लिख लिए, अब इसमें हमें चेक करना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है। जिसकी, ध्यान से सुनना, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई रहेगी वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो 0.77 बड़ा है या 0.8 बड़ा है, ठीक है, 0.8 यहां पे क्या है, बड़ा है, मतलब कि सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, हाई है। मतलब यहां पे इस सेल रिएक्शन में सिल्वर क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, सिल्वर क्या होगा, रिड्यूस होगा। Ag+ से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag सॉलिड में। ये क्या है यहां पे, एक्वस, ठीक है। दूसरा, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल अगर Fe3 का लो है मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा। अब यहां पे हमें जस्ट इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, यहां पे Fe2+ से एक ये Fe3+ में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, ठीक है। अब हम यहां चेक करेंगे क्या, कि ये बैलेंस है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बैलेंस है। इसको हम सीधा अब जोड़ देंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, Ag+ इक्वस, ठीक है, प्लस Fe2+ Ag सॉलिड प्लस Fe3+ इक्वस। ये क्या हो गया हमारा, सेल रिएक्शन। ये क्या हमारा, सेल रिएक्शन, ठीक है। पहला काम हो गया हमारा सेल रिएक्शन का। अब इस सेल को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पहले बीच में साल्ट ब्रिज, क्या होगा बीच में, साल्ट ब्रिज, ठीक है। इधर ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन यहां पे किसका हो रहा है, Fe2+ का। क्या हो रहा है, Fe2+ इक्वस Fe3+ में जा रहा है, इक्वस, ठीक। अब इधर रिडक्शन वाला लिखना है, क्या हो रहा है रिडक्शन में, Ag+ इक्वस से जा रहा है Ag सॉलिड में। ये क्या है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड है क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है, ये Ag+ से Ag में जा रहा है। सेकेंड में यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Fe, ठीक है, Fe3+ से किस में जा रहा है, Fe2+ में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। Ag+ Ag0 प्लस Fe2+ Fe3+, ठीक। अब यहां पे हमें पिछले क्लास में मैं बताते आ रहा हूं, जब भी सेल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में हम उसे रिप्रेजेंट नहीं करते, उसे हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। क्या ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाँ है। ये सिल्वर है, 2+ है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो दूसरा है वो क्या हो रहा है, Fe2+ इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसे भी हमें रिडक्शन के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। E सेल इज इक्वल टू Ag+
प्लस से एजी, ठीक है, नॉट। और ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ई Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारा ई नॉट सेल का एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी किसकी, इसकी और इसकी, जो कि हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 0.8 और 0.77, ठीक है। ई नॉट सेल की क्या था एक्सप्रेशन, ई नॉट एजी प्लस से एजी माइनस ई नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में। इसकी वैल्यू थी 0.8 माइनस 0.77, 0.3। ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.03 वोल्ट। हम अभी तक ये सेल रिएक्शन हमने लिख लिया, सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ई सेल, ठीक है, ई सेल हमें कैलकुलेट करना है एट गिवन कंसंट्रेशन पे। एक्सप्रेशन क्या होगा ई सेल का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, माइनस RT NF ln। अब यहां पे हमें रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखनी है, जो कि हम लिखेंगे कहां से, यहां से, ठीक है, Q की वैल्यू यहां से लिखेंगे। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, सिल्वर है और आयरन है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, ये सिल्वर क्या है हमारा सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां पे क्या है हमारा Fe3 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें लिखनी है Fe3 प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है एक्वस, यहां पे सॉलिड नहीं है सिल्वर, सिल्वर क्या है एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें कंसीडर करनी Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाय Fe2 प्लस, ये सॉलिड नहीं है, ये भी लिक्विड ही है, एक्वस ही है, इसका भी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें लिखनी है, ठीक है। देखो Q की वैल्यू क्या आई, Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस का और Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। ई नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाई NF ln, क्या था Fe3 प्लस था डिवाइडेड बाई Ag प्लस Fe2 प्लस, ठीक है, ठीक। अब अगर हम ई सेल यहां से कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमें मिल गई है 0.03 माइनस RT डिवाइडेड बाई F एट रूम टेम्परेचर पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी जो, वो क्या होगा, ई सेल अगर हम निकालना चाहें यहां से तो 0.03 वोल्ट होगा माइनस 0.059 वोल्ट होगा डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन में भी हमारा यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये हो जाएगा 1 ln Q, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम आप सॉल्व कर दें यहां से, ठीक है, तो हमें ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। Q की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस, यहां से हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस कितना है 0.2 मोलर, 0.2 मोलर डिवाइडेड बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, Fe2 प्लस का 0.1 और Ag प्लस का 1, ठीक है, 0.1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। यहां से Q की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पे पुट कर देंगे और इसे हम फाइनली सॉल्व कर देंगे, ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें यहां पे कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके लिए हमने क्या किया था, ई सेल की जो वैल्यू थी ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln Fe3, अच्छा यहां तो अब ये Kc की वैल्यू हो जाएगी ना, हाँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते थे हम, इसकी जो है 0 मान लेते थे, ई नॉट सेल माइनस RT NF ln Kc, ठीक।
इसको हम सेपरेट कर देंगे, RT बाई NF। ln है बेस ई को हम अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा, 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लॉग बेस 10 Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक, इसे अब कैलकुलेट कर देंगे, हमारा हम यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, Kc की वैल्यू अगर हम लिखना चाहे लॉग बेस 10 इज इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है, ई नॉट 0.059 वोल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, इसे भी हम उधर ले जाएंगे तो डिवीजन में ही आएगा 2.303। ठीक है, इसे अब कैलकुलेट करोगे तो यहां से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब लास्ट बचा क्या, डेल्टा जी नॉट। कैसे होगा, माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी, ये n की वैल्यू क्या है 1, f की वैल्यू क्या है 96487 मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट की वैल्यू 0.03 वोल्ट आया है। ठीक है, 0.03 वोल्ट आया है। ठीक, 0.03 वोल्ट। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, और जी की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस NF ई सेल। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 968,48487 मल्टीप्लाइड बाई ई सेल की वैल्यू पहले यहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ई सेल की वैल्यू यहां से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा क्या, ई सेल की वैल्यू, और फिर इसे जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।